67 साल 14 पीएम और कर्जा 55 लाख करोड़ और दूसरी तरफ 9 साल 1 पीएम और कर्जा 150 लाख करोड़। कैसे? तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, भारत पर इतना कर्जा क्यों और कैसे हुआ, क्या सरकार ही गलत है या फिर ये रिपोर्ट्स गलत है। सो हेलो नमस्कार, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज राइजिंग डेट विद मी विवेक चौधरी। अभी कुछ दिन पहले आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने इंडियन गवर्नमेंट को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2028 तक भारत पर डेब्ट भारत की 100% जीडीपी के इक्वल हो जाएगा और इस हालत में कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाएगा। इस रिपोर्ट ने दावा किया है कि इंडिया पर टोटल डेब्ट 205 लाख करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखें तो इंडिया पर पिछले 9 साल में 192% डेब्ट बढ़ा है। इसमें इंडियन और फॉरेन दोनों तरह का डेब्ट शामिल है। इसी तरह अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ मान लें तो हर आदमी पर 1.40 लाख से भी ज्यादा का कर्ज है। और अगर आप बात करें हम पिछले 9 साल की तो वो 150 लाख करोड़ और बढ़ गया। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? और अभी कुछ महीने पहले भी अपोजिशन स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी इंडियन गवर्नमेंट पर आरोप लगाया था और कहा कि इंडियन गवर्नमेंट पर पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया की 3.65 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में से 84% तो सिर्फ कर्ज है। मतलब अगर इंडिया के पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 84 रुपए सिर्फ कर्ज से आए हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कुछ और ही कहना था। उन्होंने इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा कि इंडिया की जीडीपी पर 84% नहीं बल्कि 57.3% का डेब्ट है। और इस बार भी जब आईएमएफ की रिपोर्ट आई है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको गलत बताते हुए कहा है कि आईएमएफ का अनुमान कि 2028 तक इंडिया का डेब्ट इंडिया की 100% जीडीपी के इक्वल हो जाएगा, वह अनुमान गलत है। देखिए यहाँ इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आईएमएफ और अपोजिशन ने तो डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो अलग तरह से कैलकुलेट किया है और इंडियन गवर्नमेंट ने डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो अलग तरह से कैलकुलेट किया है। आईएमएफ और अपोजिशन ने तो डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो रियल जीडीपी पर कैलकुलेट किया है और इंडियन गवर्नमेंट ने डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो नॉमिनल जीडीपी पर कैलकुलेट किया है। अब इन चीजों को समझने से पहले हमें रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो समझना होगा। अब सबसे पहले जीडीपी को समझिए कि जीडीपी क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में जीडीपी का मतलब होता है कि किसी सर्टेन टाइम पीरियड में किसी कंट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया और उससे कितनी इनकम अर्न की या हमारे देश के पास कितना पैसा है। सिंपल, इसी को जीडीपी कहते हैं। और अगर बात करें डेब्ट टू जीडीपी की तो टोटल जीडीपी में से कितने परसेंट का डेब्ट है, इसी को डेब्ट टू जीडीपी कहते हैं। मतलब अगर हमारे देश के पास टोटल 100 रुपए हैं तो उसमें से कितने रुपए कर्जा लेकर आए हैं, ये डेब्ट टू जीडीपी बताती है। अब इससे आगे बात आती है रियल जीडीपी की और नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, अगर उसको मार्केट के करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नॉमिनल जीडीपी निकल आएगी। और अगर जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है अगर उसको हम बेस ईयर के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रियल जीडीपी निकल आएगी। ये बेस ईयर हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वह क्या बेस ईयर रखना चाहती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2011 और 12 को बेस ईयर रखा गया है।
अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि माना 2011 और 12 में हमने 100 यूनिट को प्रोड्यूस किया और प्रत्येक यूनिट का प्राइस था 20 रुपए पर यूनिट, और आज के दिन 2023-24 में भी हमने 100 ही यूनिट प्रोड्यूस करी, लेकिन प्राइस हो गया 25 रुपए पर यूनिट। अब हमसे कहा गया कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को निकालिए, तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला था प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई करंट मार्केट प्राइस, जो कि हुआ 2500 रुपीज नॉमिनल जीडीपी पर। और अगर हम रियल जीडीपी को निकालें तो प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो कि हुआ 2000 रुपीज ऑफ रियल जीडीपी। और यही रियलिटी है, 500 रुपए जो नॉमिनल जीडीपी पर बढ़े हैं वो तो इन्फ्लेशन आ गया, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, लेकिन प्रोडक्शन तो सेम ही रहा। और अगर यही सेम लॉजिक हम इंडिया के सारे सेक्टर पर लगाएं, so that's how we can calculate the India's real GDP। और अगर इसी हिसाब से हम IMF और गवर्नमेंट के क्लेम्स को कैलकुलेट करें तो IMF का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता है टोटल डेब्ट अपॉन रियल जीडीपी, जो बैठता है लगभग 82.3% के करीब में। और अगर हम गवर्नमेंट के डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो वो होता है टोटल डेब्ट अपॉन नॉमिनल जीडीपी, वो आता है 57.3% के करीब में। अब बात आती है हमारे ऊपर कि हम किसकी बात को माने, गवर्नमेंट की या फिर IMF की। देखिए, अगर हम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की बात करें तो ज्यादातर कंट्रीज अपना डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अपनी रियल जीडीपी से कैलकुलेट करती हैं और उसी को कंसीडर करती हैं। और ये तो हमारे इंडिया में 82% है, मतलब सरकार हमें ठग रही है। ऑब्वियसली नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी मीडिया पर डिपेंड होता है कि वो हमें क्या दिखा रही है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट की एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करी जाती हैं, लेकिन मीडिया हमें दिखाती कुछ और है और वहां होता कुछ और है। देखिए, डेब्ट किसी को भी पसंद नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट डेब्ट ले रही है तो वह अपना बर्डन बढ़ा नहीं रही, बल्कि अपना और अपने देश के बर्डन को कम करना चाह रही है और उसी के लिए डेब्ट को ले रही है। गवर्नमेंट डेब्ट लेती है जिससे कि नई इंडस्ट्रीज लगे, डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले और उससे जीडीपी में बूस्ट हो। देखिए, अगर हम इंडिया को और कंट्रीज से कंपेयर करें तो IMF के अकॉर्डिंग इंडिया पर 82.3% का डेब्ट है। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के पास अपनी जीडीपी का 112% का डेब्ट है और इटली के पास 140.57% का डेब्ट है, जबकि जापान के पास 214% का डेब्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है पेबैक कैपेसिटी की। बेसिकली कंट्रीज डॉलर्स में अपना डेब्ट लेती हैं और उनको डॉलर्स में ही रिपे करना होता है, और ये पेबैक कैपेसिटी फॉरेक्स रिजर्व्स पर काफी हद तक डिपेंड करता है। जिस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होगा और पेबैक कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही स्टेबल होगी। और इंडिया इन सभी कंट्रीज से काफी हद तक बेटर पोजीशन में है। देखिए, डेब्ट लेना गलत नहीं है, अगर उससे डेवलपमेंट किया जा रहा है तो वह एक तरह की इन्वेस्टमेंट है और वह आगे जाके एसेट्स भी बन सकती है। इवन मोस्ट ऑफ द बिजनेस की तो शुरुआत ही कर्ज से होती है और वे आगे जाके बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर देते हैं। और इसी तरह से कंट्रीज भी ऐसा करती हैं और इसी चीज को कैपिटलिज्म कहते हैं। लेकिन ये डेब्ट एक लिमिट में लेना चाहिए। अगर हम इंडिया के टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो है 45.03 लाख करोड़। अब यहाँ पर सवाल आता है कि गवर्नमेंट इतने खर्चे कर कहाँ रही है। इसको ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक इन्वेस्टमेंट होती है जहां से गवर्नमेंट को रिटर्न मिलेगा। लेकिन सेकंड आते हैं स्कीम्स, सब्सिडरीज एंड एक्सेट्रा, जहां से गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता, जो कि सिर्फ एक समाज सेवा के लिए होता है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन ओवरऑल एक्सपेंडिचर 45.03 लाख करोड़ में से करें तो वह 50-50% होता है। अब आप कहोगे कि इतने सब्सिडरीज और स्कीम्स देते क्यों, कम कर दो। तो देखिए, अगर हम पास्ट से रिसेंट का कंपैरिजन करें तो इसमें कोविड-19 मेजर रोल प्ले करता है। कोविड-19 के दौरान जब इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा रही थी
तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत, जिसमें गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज रिलीज किया था, जो कि उस वक्त था जब सब कुछ बंद था और देश का टैक्स रेवेन्यू भी 12.5% से नीचे गिर गया था। तो टैक्स तो आया नहीं, तो रिलीफ पैकेज के लिए रुपया कहां से लाएं? तो ऑब्वियसली डेब्ट लेना पड़ेगा। और यही कारण है क्योंकि 2020 में इंडिया पर टोटल डेब्ट 125.5 बिलियन डॉलर था और 2022 में सिर्फ 2 साल में अकेले कोविड से इंडिया पर टोटल डेब्ट 175.5 बिलियन डॉलर हो गया। और ये चीज आप खुद भी देख सकते हो क्योंकि कोविड से पहले तक इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर 2.73 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2 साल में 4.72 लाख करोड़ हो गया। अब बात आती है इस कर्ज को चुकाएगा कौन? आप देखिए, ऐसा नहीं है, चुकाओगे आप लेकिन सारा नहीं। इसको ऐसा समझिए कि कोई भी कंट्री 2 तरह से डेब्ट लेती है। फर्स्ट वन इज पब्लिक गवर्नमेंट डेब्ट, जिसमें गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से रुपए बोरो करती है। एंड सेकंड आती है प्राइवेट डेब्ट, जिसमें प्राइवेट कंपनीज फॉरेन कंट्री से डेब्ट बोरो करती हैं। अब ये दोनों डेब्ट इंडिया की गवर्नमेंट बैलेंस शीट में दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा डेब्ट हम ही चुकाएंगे। प्राइवेट कंपनीज अपना अलग डेब्ट चुकाएंगी, हमें सिर्फ वो डेब्ट चुकाना है जो कि पब्लिक गवर्नमेंट डेब्ट में है, जो कि हमें टैक्स देकर चुकाना होगा। अब बात आती है कि जो कंट्रीज डेब्ट लेती हैं उनको एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है और जो कंट्रीज AAA+ ग्रेड में आती हैं उनको सालाना कम टैक्स देना पड़ता है, जैसे जापान और स्विट्जरलैंड। अगर जापान और स्विट्जरलैंड IMF से लोन लेंगी तो उनको सालाना कम टैक्स देना पड़ेगा। जापान को हर साल 0.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रिपे करना होगा और स्विट्जरलैंड को 1.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वह लोन रिपे करना होगा। जबकि इंडिया BBB+ ग्रेड वाली कंट्रीज में आती है, जहां पर इंडिया को 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से टैक्स सालाना रिपे करना होगा। और ये रेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ग्रोथ और परफॉर्मेंस के बेसिस पर दी जाती है। अगर बात करें इस डेब्ट के सॉल्यूशन की कि इस डेब्ट को चुका कैसे सकते हैं, तो हम प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट ना करके अगर हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट को बाहर से ज्यादा डेब्ट नहीं लेना पड़ेगा और इंडिया को अपने इंटरेस्ट पेमेंट को बेटर करना होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से डेब्ट तो बढ़ रहा है लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं बढ़ रहा। और गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के साथ साथ लोन रिपेमेंट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को सालाना कम रुपया देना होगा और उसे टाइम मिल जाएगा। अब लास्टली एक और सॉल्यूशन आता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है कि गवर्नमेंट कंपनीज को बेचना शुरू कर दो, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनसर्टेनिटी आएगी, पर कर्जा कम हो जाएगा। देखिए, ये अब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वह क्या करती है और वह इस डेब्ट टू GDP रेशियो को कैसे कंट्रोल करती है। So that's all. I hope you like the video. So thanks for watching.